यस, CSET लेक्चर नंबर 2 ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अभी तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो बेसिक था वो हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट। और बेसिक क्या था हमारा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स की वजह क्या है और इकोनॉमिक्स फॉर व्हाट। तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था इकोनॉमिक्स फॉर सिटीजनशिप, इकोनॉमिक्स फॉर सोशल चेंज, है ना। ये सब चीजें हमने कल के लेक्चर में डिस्कशन करी थी। एक सेकेंड, ये पेंसिल कहां घुस गई यार। यस, इकोनॉमिक्स फॉर सोशल चेंज। देन हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक्स फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देन हम लोगों ने देखा था टूल्स फॉर रेशनल थिंकिंग। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इकोनॉमिक की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो भाई साहब, इकोनॉमी की जो बेसिक प्रॉब्लम है, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे राजा। हम्म, एक सेकंड रुकना आप लोग। यस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अरेज होता है कि इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम है स्कैरसिटी। अब आप कहेंगे सर स्कैरसिटी क्या होती है, तो समझना। सपोज कीजिए कि आपके पास में, अभी मैं आपका ओन एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 3 एग्जांपल दूंगा और आपको वहां तक मैं लेके जाऊंगा। आपका योर एग्जांपल, आपका खुद का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज कीजिए कि आपके पास में 1,000 रुपए है। कितने रुपए? 1,000 रुपए। और आपको देनी है अपने बर्थडे की पार्टी। जब आप अपने बर्थडे की पार्टी देने के लिए जा रहे हो, जब आप अपने बर्थडे की पार्टी देने के लिए जा रहे हो, कितने रुपए के साथ में? 1,000 रुपए के साथ में। तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि 1,000 रुपए कम है, क्योंकि आपको अपने 5 दोस्तों को पार्टी देनी है। अगर आप 5 दोस्तों को पार्टी दे रहे हो और पिज्जा का ऑर्डर कर रहे हो, जो कि पिज्जा 250 रुपए का है, और अगर आप जब शेक का ऑर्डर करते हो तो शेक 150 रुपीज का है। चलो, पिज्जा तो 2 ऑर्डर कर देंगे और 2 पिज्जा में 500 रुपए खर्च हो जाएंगे और 500 रुपए में 5 लोग पिज्जा खा लेंगे। लेकिन एज फार एज शेक इज कंसर्न, क्योंकि शेक 150 रुपए का है, 3 ही ऑर्डर कर पाएंगे तो 450 रुपीज हो जाएंगे। 500 एंड 450 हो जाएंगे आपके 5 और 4 950 रुपीज। 50 रुपीज ही आपके पास में पीछे बचेंगे, जो आप टिप के रूप में दे दोगे वेटर को। नाउ द क्वेश्चन इज, अब एक्चुअली देखा जाए तो आपका पैसा 1,000 रुपए कम पड़ रहा है 5 लोगों की पार्टी के लिए, और आपके पास पार्टी देने के लिए 1,000 रुपए का ही बजट है, 1,000 रुपीज का ही बजट है। फिर आप क्या करोगे? आपके दोस्तों को बोलोगे देखो देखो 3 शेक मंगा लेते हैं, 3/5 कर लेते हैं। आपके दोस्त भी बोलेंगे ओके डन। तो हुआ क्या? 1,000 रुपए कम पड़ रहे थे। तो 1,000 नहीं, ये 1,000 के बजाय 10,000 भी होता तो शायद आप पार्टी प्लेस चेंज कर लेते। और जब आप पार्टी प्लेस चेंज कर लेते तो भी वो 10,000 रुपीज भी आपके कम ही पड़ते। अच्छा ठीक है, ये 10,000 की बजाय अगर 20,000 भी हो जाते तो 20,000 हो जाते तो वो भी कम पड़ते, क्योंकि जब वो 20,000 होते तो अगेन आपको ऐसा लगता कि यार ये हम इसकी बजाय इधर पार्टी कर लेते हैं, क्लब में चले जाते हैं, हम दोस्तों के साथ टूर पे चले जाते हैं। मेरा बर्थडे है इसलिए मैं अपने सब दोस्तों को टूर पे ले जाता हूं। मींस हम कितने भी पैसे अगर हमारे पास में हैं, ये पैसे जो होंगे उसको हम लोग रिसोर्सेस के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? रिसोर्सेस के नाम से जानेंगे। और रिसोर्सेस के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन हमारी जो पार्टी देने की इच्छा है उसको हमने वांट के नाम से डिनोट किया है, और वांट्स इज ऑलवेज अनलिमिटेड। और इसी सोर्स को कहा गया है, इन्हीं चीजों को कहा गया है स्कैरसिटी प्रॉब्लम। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज का कम होना, किसी चीज का कम होना इज नोन एज स्कैरसिटी। तो पहली चीज तो हो गई आपका खुद का पर्सनल एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल देता हूं योर होम, योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, राइट। सपोज कीजिए कि आपके फादर की, ठीक है, आपके पेरेंट्स की जो इनकम है, मान लीजिए कि हम एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं और रैंडम एग्जांपल लेके हम सोच रहे हैं कि पेरेंट्स की इनकम जो है वो 1 लाख रुपीज है। अब 1 लाख रुपीज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो हम लोग एक तो स्कूल फीस दे सकते हैं, ठीक है। स्कूल फीस के अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तो हम लोग
इस 1 लाख रुपीस के अंदर स्कूल फीस का खर्चा कर सकते हैं, इस 1 लाख रुपीस के अंदर हम लोग घर की ग्रोसरी का खर्चा कर सकते हैं, 1 लाख रुपीस में ही हमें सेविंग भी करनी है। अगर आपका घर रेंट का है तो घर का रेंट भी पे करना, अगर आपका घर का खुद का है तो ईएमआई का पेमेंट करना है, ठीक है। तो रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, ग्रोसरी, सेविंग, इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए लाख रुपए भी अगर हमारी सैलरी है वो कम पड़ता है, और ये 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए हो जाए तो भी कम पड़ता है, क्योंकि कभी स्कूल फीस का खर्चा बढ़ा जाता है, कभी ग्रोसरी का खर्चा बढ़ा जाता है, कभी सेविंग्स कम हो जाती है, कभी रेंट, ईएमआई के लफड़े हो जाते हैं। तो ऑल दीज आर ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, दीज आर आवर वांट्स। मैं आपको अगेन कहूंगा ये हमारी क्या है, वांट्स। अगर सब कुछ सही चल रहा होता है और हमारे खाते में अगर पैसे पड़े भी होते हैं तो हमें क्या लगता है कि यार घूमने चले जाते हैं, और एक बार टूर करके आते हैं तो वो पैसे पूरे खत्म हो जाते हैं। तो जो पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं, दिस इज ट्रीटेड एज रिसोर्सेज, दिस इज ट्रीटेड एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारी क्या है, पेरेंट्स की जो सैलरी, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। तो पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था वो किसका लिया था, आपका खुद का। दूसरा मैंने जो एग्जांपल लिया वो जो किसका लिया, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का। अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक और, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमारी कंट्री है, तो हमारी कंट्री में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी को 2 तरह की इनकम अपनी कंट्री में, हमारे इंडिया को 2-3 तरह की इनकम जो है वो कंट्री को मिल रही है। एक तो जैसे टैक्स से पैसे मिल रहे हैं, जो पेनल्टीज और फीस वगैरह लग रही है उससे पैसे मिल रहे हैं, टैक्स में भी जीएसटी से भी पैसे मिल रहे हैं और इनकम टैक्स से भी पैसे मिल रहे हैं। जितने भी ये सारे पैसे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनकम ऑफ कंट्री, इनकम ऑफ कंट्री। लेकिन यही इनकम ऑफ कंट्री में हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, इसी इनकम ऑफ कंट्री में हमारे क्या हो रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। तो जैसे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, हमारे देश में क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, जैसे एजुकेशन पे होने वाले खर्चे, जैसे डेवलपमेंट के खर्चे, जैसे रोड्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के खर्चे। सबसे मेन बात जो है हमारा डिफेंस सिस्टम को मैनेज करने का खर्चा, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसके खर्चे, डिफेंस के बाद में डिफेंस का खर्चा हो गया, रोड का खर्चा हो गया, एजुकेशन का खर्चा हो गया, सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, जिसमें हम लोग जैसे जो बड़े बुजुर्ग वगैरह हैं, जो सरकारी नौकरी करके जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको पेंशन का पेमेंट। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या सब जगह पे बराबर खर्चा हो पा रहा है, क्या हर जगह पे हम उतना ही एक्सपेंसेस कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, क्या हम उस लेवल तक पहुंच पाए हैं जितने लेवल का हमारा खर्चा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अगेन दिस इज नोन एज रिसोर्सेज, दिस इज नोन एज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज तो हमारे क्या हैं, लिमिटेड, और दीज आर नोन एज वांट्स। और तो वांट्स हमारी क्या है, अगेन अनलिमिटेड। तो एक बार फिर से आपको एक सेम चीज देखने को मिल गई। अगर मैं जब आपकी पर्सनल बात कर रहा था तो भी क्या थे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। जब मैं बात कर रहा था हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की तो भी रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। जब मैं बात कर रहा था मोदी जी की तो अगेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जब भी मैं बात कर रहा हूं कहीं पे भी रिसोर्सेज की तो वो है लिमिटेड, चाहे वो आपके घर की बात हो, चाहे वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस की बात हो, या फिर वो आपकी कंट्री की बात हो। इन ऑल द केसेस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो पैसा हमें खर्च करना है। दूसरे नंबर पे लेकिन उन पैसों को खर्च करने की हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। तो जब भी कभी रिसोर्सेज लिमिटेड हो और वांट्स अनलिमिटेड हो तो सीएस वाले सारे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, और इन वांट्स को पूरा करने के लिए ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के यूज भी मल्टीपल यूज होते हैं। रिसोर्सेज के जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं। रिसोर्सेज के क्या होते हैं, मल्टीपल यूजेस। तो मल्टीपल यूजेस वाले रिसोर्सेज को अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमारी वांट्स कैसे सेटिस्फाई होनी चाहिए, मैक्सिमम, यानी कि इस 1000 रुपए में मेरे 5 दोस्त खुश हो जाए,
पेरेंट्स चाहेंगे इस 1 लाख रुपीस के खर्चे में पापा को लगेगा कि मम्मी भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे और मेरा खुद का भी काम होता रहे, और पेरेंट्स के जो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो उनके पास भी कुछ ना कुछ हिस्सा पैसे का पहुंचता रहे। तो सबको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा किया जाता है। तो अगेन मैं कहूंगा यहां पे भी ये क्या बोल रहे हैं, wants are अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इस तरह से वो खर्चा किया जाए ताकि सबको थोड़ा बेनिफिट मिल पाए। यस सर कि नो सर? यस सर। अगेन यहां पे जब हम बात करते हैं मोदी जी की, तो मोदी जी जब कंट्री चला रहे होते, मतलब हमारा घर चल रहा हो, चाहे मेरी पॉकेट मनी चल रही हो, चाहे हमारी कंट्री चल रही हो, या कोई दुकानदार की दुकान चल रही हो, अगेन एवरीवेयर देयर इज अ सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर unlimited. Resources are limited and wants are unlimited, and we have to satisfy our unlimited wants with the limited resources in a such a way that our satisfaction level should be maximum, and this is what economics are giving a learning to us. इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखा रही है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको इस तरह से यूज किया जाए कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स को हम लोग सेटिस्फाई कर सके, हमारी पूरी इच्छाओं को हम लोग सेटिस्फाई कर सके। अब इसको एक फनिंग वे में अगर मैं आपको कहूं कि जैसे आप 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, अभी रिसेंट में है ना, रिसेंट में आपको रिश्ता आने वाला है, कृति सेनन का आए या फिर आलिया भट्ट का आए या फिर इस तरह से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसका आए। अभी देखो जैसे मैंने नाम लिया ना, तो नीचे तो उतरे नहीं, अपन ऊपर ही बढ़ रहे हैं, है ना। खुद क्या है, लेकिन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, राइट, है ना, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। तो हमेशा हर व्यक्ति के साथ में एक प्रॉब्लम कॉमन होती है कि वॉन्ट्स, इच्छाएं हमारी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्लियर है सबको? तो एक बार फटाफट से एक चीज बता देते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्कैरसिटी और चॉइसेस पे चलती है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, स्कैरसिटी पे चलती है और चॉइसेस पे चलती है। ये हम यहाँ पर स्कैरसिटी वर्ड का मतलब क्या हो गया, स्कैरसिटी का मतलब कमियां, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें कम हैं, ठीक है। तो यहां पे इसने कहा कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, वर्ड क्या है, इकोनॉमिक्स, वो कहां से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से। इकोनॉमिक्स वर्ड जो आया है वो आया है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब था ओइकोनोमिया, है ना। यहां पे ओइको जो वर्ड है, ओइको, ये वर्ड का मतलब होता है हाउस और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, है ना। तो यहां क्या बोल रहे हैं कि अपने हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए, अपने हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया था ओइकोनोमिया, और उसी ओइकोनोमिया वर्ड से जो वर्ड आया है उसका नाम था इकोनॉमिक्स, राइट। अब इकोनॉमिक्स जो है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ देश के लिए है या इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेस के लिए है। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल भी लिया, तो आपका खुद का भी एग्जांपल लिया। तो अब यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स जो है ना, देखो इधर अभी अपन क्या बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स मैंने तुम्हारे लिए काम में ली, इकोनॉमिक्स मैंने तुम्हारे घर के लिए भी काम में ली, इकोनॉमिक्स मैंने कंट्री के लिए भी काम में ली, मतलब इकोनॉमिक्स पूरी सोसाइटी की काम आ रही है, मेरे भी काम आ रही है, मेरे पास वाले घर वाले के काम भी आ रही है, मेरे सामने वाले घर के काम भी आ रही है, मेरे जिस दुकान में मैं शॉपिंग करने जाता हूं उसके भी काम आ रही है, और मैं जब पढ़ा रहा हूं तो भी इकोनॉमिक्स को ही काम में ले रहा हूं, है ना। कि मतलब इतने घंटों में, इतने आवर्स में मेरे को सीएस के बच्चों को ये सारी चीजें मेरे को समझानी है। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो सब जगह काम आ रही है, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो सब जगह काम आ रही है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। यहां पे देखो वर्ड क्या यूज करा, इकोनॉमिक्स कैसी साइंस है, सोशल साइंस। योर्स, योर फैमिली, योर कंट्री, योर शॉप, सब जगह पे काम आ रही है। तो किसकी चॉइसेस को, किसके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा हो रहा है, इंडिविजुअल के लिए भी काम आ रहा है, बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, नेशन के लिए, सबके लिए इकोनॉमिक्स काम आ रही है, राइट। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से पूरा करना, इस तरह से पूरा करना कि हमारी वांट क्या हो जाए, पूरी हो जाए और सेटिस्फाई हो जाए। यहां पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है इकोनॉमिक्स को, राइट। यहां पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है इकोनॉमिक्स को। तो डिफाइन करें अगर इकोनॉमिक्स को, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है। वहां पे हमारे इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने, जो हमारा सीएस इंस्टीट्यूट है, उसने, सीएस इंस्टीट्यूट ने डिफाइन कर रखा है किसको, कुछ ऑथर की डेफिनेशंस दे रखी है। तो उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है स्टीवन डी लेविट, स्टीवन डी लेविट, एन अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट, एक अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट हुए थे
जिनका नाम था स्टीवन डी लेविट। उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, since the science of economics is primarily a set of tool as opposed to subject matter, then no subject however offbeat need to be beyond its reach। उन्होंने कहा था कि pointed in Freakonomics that economics is primarily a set of tool before being a subject, and range of issues economics deals with is vast enough from individual consumer choices to buy a burger or not to buy a burger to enumerating causes of global financial crisis to be captured in one definition. On the basis, it can stated that it is difficult to have one universally acceptable definition of economics. However, systematic attempts were made in past ever since subject became discipline of study. There are 4 notable definitions. इसने क्या बोला पता है कि जो इकोनॉमिक्स है ना, एक सब्जेक्ट मैटर से ज्यादा एक टूल है। ये क्या कहना चाह रहा है, एज अपोज टू अ सब्जेक्ट मैटर देन नो सब्जेक्ट हाउएवर ऑफ बीट नीड टू बियॉन्ड इट्स रीच। ये एक सेट ऑफ टूल है जिसको यूज करके आप डिसीजन लेते हो। आप अपनी वाइफ के साथ में, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में घर घूमने के लिए निकले, राइट। रास्ते में 3 बर्गर की शॉप आ रही है, पहला बर्गर किंग, दूसरा बर्गर सिंह और तीसरा बर्गर फार्म। अभी आप लोगों के मन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं कि कौन सी जगह पर जाकर बर्गर खाना है। भाई साहब, बर्गर को खाने के लिए हम डिस्कशन चला रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आप डिसीजन कैसे लोगे। आप 3 चीजें देखोगे। सबसे पहले देखोगे कि अच्छा कहां है, अगर तीनों में अच्छा है तो सस्ता कहां है, तीनों में सस्ता है तो एनवायरमेंट कहां का अच्छा है, तीनों का एनवायरमेंट अच्छा है तो सिटिंग एनवायरमेंट कहां का अच्छा है। तो ये सब चीजें देखते हुए फिर फाइनली आपको जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा वहां पर जाके डिसीजन लोगे। तो यहां पर इन्होंने कहा कि तीनों जगह क्यों नहीं जा रहे हो, तीनों ही जगह चले जाओ बर्गर खाने के लिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि तीनों जगह खाने के लिए हमारे पास में पैसे तो हैं बट रिसोर्सेज यानी कि पेट में जगह नहीं है। हम एक जगह खा सकते हैं, दूसरी जगह नहीं खा पाएंगे, क्योंकि एक बार हमने बर्गर खा लिया, हमारा पेट फुल हो गया, यानी कि भूख इज अ नीड, आवर हंगर इज अ नीड। और उस वो जो हंगर है वो हमारा क्या है, और वो हंगर में जितना हम डाल सकते हैं वो एक लिमिटेड है, उससे ज्यादा हम नहीं डाल सकते। तो हमें एक को ही चॉइस करना है वैरायटीज में, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस हो ग्लोबल लेवल पर तो भी इकोनॉमिक्स काम आती है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि एक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की होना संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसने कहा कि टोटल मिला के 4, स्टीवन डी लेविट ने कहा कि ये जो साइंस है इसमें हम एक, जब से ये डिसिप्लिन ऑफ स्टडी में आया है तब से इसकी अलग अलग डेफिनेशंस बनी है, किसकी, इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहली डेफिनेशन है वो किसकी है, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, एडम स्मिथ ने 1723 से लेकर 1790 तक इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। क्या बोला है, इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ with an objective to increase wealth and richness of country। यानी कि कंट्री की वेल्थ को बढ़ाने के लिए, कंट्री की रिचनेस को बढ़ाने के लिए, कंट्री की रिचनेस को बढ़ाने के लिए, कंट्री की वेल्थ को बढ़ाने के लिए एक इकोनॉमिक्स होती है। इसको हमने कहा है साइंस ऑफ वेल्थ। क्या कहा है हमने, साइंस ऑफ वेल्थ। अब आगे इन्होंने बोला की फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। जो हमारा वेल्थ डेफिनेशन है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसने बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू इंक्रीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू इंक्रीज वेल्थ ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है। दूसरे नंबर पे इसने कहा कि इट कंसीडर, क्या क्या चीजें ध्यान में रखता है, ये ध्यान में रखता है प्रोडक्शन, ये ध्यान में रखता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान में रखता है कंजम्पशन एज अ कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब देखो मेरी बात सुनो, इकोनॉमिक्स की जो वेल्थ डेफिनेशन है इसमें 3 बातें इसने कहा है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ को इंक्रीज करना। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है
प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन के बारे में, और तीसरे नंबर पे वेल्थ ऑफ इकोनॉमी को क्रिएट करना। ये तीन डेफिनेशन है किसकी, हमारी इकोनॉमिक्स की जो है वो हमारी तीन डेफिनेशन है। वेल्थ डेफिनेशन में 3 पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने होते हैं। तो समझने की बात है कि की फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू इंक्रीज वेल्थ ऑफ कंट्री। दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को बढ़ाना। तीसरे नंबर पे वेल्थ ऑफ इकोनॉमी को क्रिएट करना या उसके कॉजेस बताना। ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के 3 पार्ट हैं। तो देखो, सब आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको क्या बोलना है, 1727 से लेकर 1790 के बीच में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया था। इकोनॉमिक्स को जब डिफाइन किया गया था तो उसने बोला था इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ से रिलेटेड साइंस है। ये वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, कंट्री की रिचनेस को बढ़ाने के लिए के ऑब्जेक्टिव से इकोनॉमिक्स जो है वो बताई जाती है या डिफाइन की जाती है। उसके बाद में इसने बोला इस डेफिनेशन के 3 फीचर्स थे। पहला, इंक्रीज द वेल्थ ऑफ कंट्री। दूसरा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जो है वो हमारी कोर एक्टिविटी रहेगी। तीसरा, क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमी के लिए, क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमी के बारे में भी ये डील करती है। कौन सी डेफिनेशन थी, वेल्थ डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन जो दी गई वो वेलफेयर डेफिनेशन दी गई। वेलफेयर डेफिनेशन आई थी ईयर 1842 से लेकर ईयर 1842 से लेकर ईयर 1924 के बीच में, ठीक है। किसने दी थी ये, एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्शल का नाम बहुत बार पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ का नाम भी बहुत बार पढ़ते हैं। ये सब पुराने इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब ये इंसानों की, मैनकाइंड की ऑर्डिनरी लाइफ के टाइम पे जो डिसीजंस लेता है, ये उससे रिलेटेड है इकोनॉमिक्स। आप इस लाइन को पढ़िए, आपको मजा आएगा। आप इस लाइन को पढ़िए, देखिए एक बार क्या बोल रहा है ये, इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये क्या है, ये क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, और ये वेलफेयर डेफिनेशन की बात करता है। आगे इसने बोला अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with attainment and with the use of material requisites of well-being। मतलब बात को समझना अच्छे से आप लोग, ठीक है। मतलब ये सिंपली क्या कहना चाह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो ह्यूमन बीइंग और उसके मटेरियल वेलफेयर की एक्टिविटीज से रिलेटेड स्टडी है ना। ह्यूमन बीइंग और उसके मटेरियल वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी है। दूसरे नंबर पे मार्शल ने और क्या बोला है, इट इज रिलेटेड विद इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड इट्स यूजेस फॉर क्रिएटिंग मटेरियल वेलफेयर। तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है, कलेक्टिवली जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, फॉर्म अ वेल्थ ऑफ नेशन, एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक्स का, इंक्रीज वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इकोनॉमिक्स किसके बारे में डीलिंग करती है, सबसे पहला डील करती है ह्यूमन बीइंग और मटेरियल वेलफेयर के बारे में। दूसरे नंबर पे डील करता है क्रिएटिंग मटेरियल वेलफेयर। तीसरे नंबर पे देखो मार्शल क्या कहना चाह रहा है इसको समझना, मार्शल क्या कहना चाह रहा है उसको समझना। इंसान है, इंसान ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा, उसकी स्टडी ये है इकोनॉमिक्स। अब जब ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा तो पैसा आएगा, ठीक है। तो इसने कहा है कि फॉर क्रिएटिंग मटेरियल वेलफेयर, इस पैसे को कहां पर यूज करेगा, मटेरियल वेलफेयर के लिए यूज करेगा। अब जब ये सारे इंडिविजुअल इकट्ठे हो जाएंगे तो एक कंट्री बन जाएगी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो पैसा उन्होंने कमाया उससे पैसा कंट्री के पास आएगा, तो कंट्री के पास में वेल्थ क्रिएट होगी। तो इसलिए इसको कहा गया है वेल्थ ऑफ नेशन, राइट। क्या कहा गया इसको, वेल्थ ऑफ नेशन। अब आती है सबसे मेन डेफिनेशन जो बेसिक है इकोनॉमिक्स की, आगे पढ़ते टाइम पे। तो इसको कहा गया है द स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हम बाहर शुरू से पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। तो मैंने आप लोगों को बताया था 1898 से लेकर 1984 के बीच में लायोनेल चार्ल्स रॉबिन्स ने 1898 से लेकर 1984 के बीच में एक
एक क्या बोलते हैं इसको डेफिनेशन दी थी जिसका नाम था स्कैरसिटी डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, इट इज अ साइंस, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, इट इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस, अब इसकी की फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले ए, इट रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस डील विथ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले क्या बात बोल रहा है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के ऊपर बात करेगा। बिल्कुल 1000 रुपए है, 1000 रुपए में पार्टी देनी है ना, दोस्तों को पार्टी देनी है, क्या ऑर्डर दिया जाए, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है। दूसरे नंबर पे ये डील करता है इसके साथ साथ में ये फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज जो हमारे पास में है उसके ऊपर भी डील करता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ये क्या करता है, इट ऑल्सो असेस, असेस मतलब कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज को कैलकुलेट करना। तीसरे नंबर पे अब जो रिसोर्सेज है ना, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्सेज है, तो इलेक्ट्रिसिटी घरों में भी काम आती है, दुकानों पे भी काम आती है और खेतों में भी काम आती है। एग्रीकल्चर यूज के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी काम में आती है, इवन कॉमर्शियल यूज के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी काम में आती है। तो इन्होंने कहा कि इट हैज मल्टीपल यूटिलिटी एंड कैन बी यूज फॉर मल्टीपल यूजर। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि देयर इज अ नीड ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। आपके पास में जो रिसोर्सेज है ना, उसको इस तरह से यूज करना है, जैसे सपोज आपके 1000 रुपए हैं, तो 1000 रुपए को ऐसे यूज करो कि मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल हाईएस्ट हो, है ना। आपके पास 1000 रुपए है, दैट इज ओके, लेकिन उस 1000 रुपए को इस तरह से आपको यूज करना है कि उस 1000 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो, हाईएस्ट हो। क्या हो, हाईएस्ट हो। मतलब कि सेटिस्फाई आवर ह्यूमन वांट्स, है ना। एफिशिएंट यूज करो अपने स्कैर्स रिसोर्सेज का, और जिससे आप जो है वो ह्यूमन वांट को मैक्सिमम रूप से सेटिस्फाई कर पाओ। ये कौन सी डेफिनेशन थी, दिस वाज डेफिनेशन ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन। किसने दी थी, लायोनेल चार्ल रॉबिन्स ने दी थी। कब दी थी, 1898 से 1984 के बीच में। क्या मैं कह सकता हूं 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर भी, क्योंकि अब मामला बदल चुका है। अब आपके क्वेश्चंस जो हैं वो फुल क्वेश्चन बनेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन इसका 100% मुझे लगता है कि बन सकता है। अगली डेफिनेशन जो आ रही है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पॉल सैमुअल्सन कहता है 1915 से लेकर 2009 के बीच में इसने डिफाइन करा है। और क्या डिफाइन करा है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ अ मैन इन सोसाइटी चूज विद और विदाउट और द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज which have alternative uses to produce various commodities over time and distributing them for consumption। तो इन्होंने क्या बोला, जो पॉल सैमुअल्सन है उसने 1915 से लेकर 2009 के बीच में लेटेस्ट मॉडर्न इसने डिफाइन करा है कि किस तरह से मैन एंड सोसाइटी किस तरह से चूज करती है कि मनी को कहां यूज करना है, कहां यूज नहीं करना है, मनी को कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है ना। उस रिसोर्सेज को कौन से वाले क्योंकि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, तो कहां उसको एम्प्लॉय करना है, क्योंकि रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो वेरियस कॉमोडिटीज ओवर द टाइम जो हमने यूज करी है उसको किस तरह से हम यूज करें कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो हाईएस्ट हो, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो, highest. So this was the basic definition part of economics in this lecture. We have completed all the definitions of economics. Now in the next lecture हम लोग nature of economics पढ़ेंगे। nature of economics पढ़ने के बाद, है ना, nature of economics पढ़ने के बाद हमारा अगला लेक्चर हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स रहेगा। उसके बाद हम लोग बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।